नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी आप सभी का कुशाग्र आइए चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी यूनिट सेकंड भारतीय इतिहास प्रारंभ होने वाली है और हम इसको प्राचीन भारत से ही प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपने सिलेबस में भी देखा है, प्राचीन और एवं मध्यकालीन इतिहास की विशेषताएं है ना, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है। फिर इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाती है 19वीं 20वीं शताब्दी से। तो कुल मिला के हमें क्या देखा आपने कि उसमें हमें एंशिएंट हिस्ट्री भी दी गई है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इनको हमें पढ़ना है। यानी कुल मिला के हिस्ट्री को हमें कायदे से ही पढ़ना होगा। तो जैसा कि हम इसको प्रारंभ करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा होगा तो हम उसको एंशिएंट का अलग पोर्शन, मिडिवल का अलग पोर्शन और मॉडर्न का अलग, यानी तीनों को यूनिट सेकंड के अंतर्गत अलग अलग सीरीज बनाकर पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। जैसे फिलहाल अभी हमारा चल रहा है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों पैरेलली साथ पढ़ाएं और एमपीजीके का एक अलग से क्लास लेकर भी आपके साथ आए। तो ये तो जो सेकेंड यूनिट चालू होगी वो तो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना। और हम पढ़ेंगे कहाँ से? हम पढ़ेंगे इसको एंशिएंट हिस्ट्री से, यानी प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत में हमें पाषाण काल, इसके बाद हम वैदिक काल, नहीं सिंधु सभ्यता, वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सब हम एंशिएंट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कुल मिला के इंडियन हिस्ट्री। एमपीपीएससी के सिलेबस को भी हम ध्यान में रखेंगे और आप जो भी अदर एग्ज़ाम देते हैं, जो भी आप अदर एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ तक कि आप यूपीएससी तक का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे हिस्ट्री भली हम यूनिट सेकंड को ध्यान में रखे हुए हैं, फिर भी हम इस सीरीज को इस तरीके से बनाएंगे कि आपको यूपीएससी में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो अब हम प्रारंभ करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की यानी इतिहास, तो इसकी एक परिभाषा आप लिख लें। पूछी कहीं नहीं जाती है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस विषय को पढ़ रहे हो उसके बारे में तो पता हो, क्यों पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री, ठीक। पर हिस्ट्री का किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, कौन इसके जनक है ना, ये सब कुछ बेसिक फैक्ट जो होते हैं वो पढ़ाने के पहले आपको, यानी इतिहास पढ़ने के पहले आपको ध्यान रखने होते हैं। तो परिभाषा देखा जाए तो वर्तमान और भविष्य के प्रकाश के लिए अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। इसमें इस डेफिनेशन में दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक तो आपका क्यों हिस्ट्री पढ़ना है ये भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य के प्रकाश के लिए जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उन पर अब दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए तो पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री। अच्छा, इतिहास तो हर एक आदमी का होता है, तो आप सबका पढ़ते हो? नहीं, जिन्होंने कुछ कार्य किए हैं, इतिहास में नाम दर्ज कराए हैं या कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, उनको ही आप पढ़ते हैं। इतिहास तो मेरा भी है, तो आप मेरा थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इतिहास का मतलब ये, इतिहास हर व्यक्ति का होता है, पर इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना ताकि भविष्य में और वर्तमान में प्रकाशमान रहे, ये है कुल मिला के इतिहास, ठीक। तो पहले हम बोर्ड पर, जैसा हमारा आपने यूनिट 5 की सीरीज देखी है, उसी पैटर्न से हम इसको फॉलो करेंगे। पर्याप्त नोट्स आपको बोर्ड पे उपलब्ध कराएंगे, कुछ चीज़ें आपको बता दी जाएंगी लेक्चर के दौरान, ठीक है ना। तो अब पहले हम इसकी परिभाषा लिखाते हैं, फिर हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और किस भाषा का वो शब्द है, उसका अर्थ क्या है, हिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, ये जो कुछ बेसिक फैक्ट हैं पहले इनको क्लियर करते हैं। फिर हम आपको इतिहास का स्वरूप पढ़ाएंगे कि इतिहास का स्वरूप क्या है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनका हम तीनों का आपको क्लासिफिकेशन भी बताएंगे। तो जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। तो अभी आप इसकी डेफिनेशन लिखें। क्या लिखोगे? वर्तमान और भविष्य के लिए, तो आप हेडिंग ही डाल लें क्या, परिभाषा। किसकी परिभाषा लिखा रहे हैं हम आपको? इतिहास की परिभाषा लिखा रहे हैं। क्या है परिभाषा? है वर्तमान और भविष्य के, वर्तमान और भविष्य के प्रकाश के लिए
प्रकाश के लिए अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना। ये क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। और ये बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे लगी है कि इसमें आप अपना वर्तमान और भविष्य को प्रकाशमान बनाने के लिए अतीत की उन महत्वपूर्ण घटनाओं का आप क्या कीजिए? अध्ययन कीजिए। बिना हिस्ट्री के जीवन ही बेकार है, ऐसा मान लें। यानी हिस्ट्री जो है सभी सब्जेक्टों की क्या है? जड़ है, मूल है। अभी आप जैसी जैसी हमारी क्लास में पढ़ेंगे आप समझ जाओगे। अब ये तो होगी डेफिनेशन। अब देखना है आपको हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे होती है। तो हिस्ट्री जो शब्द है वो यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे यहां हिस्ट्री, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, हिस्ट्री यूनानी, ब्रैकेट में चाहो तो ग्रीक लिख दे, हिस्ट्री यूनानी, ऑब्लिक में आपके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ग्रीक शब्द हिस्टोरिया। कैसे हुई है? हिस्टोरिया से हुई। तो पूछा जाता है, जितना भी क्वेश्चन अभी हम डेफिनेशन के बाद से लिखा रहे हैं वो सब एग्जाम में पूछे गए हैं, हुआ है। यानी हिस्ट्री जो है ये यूनानी शब्द या ग्रीक शब्द कौन? हिस्टोरिया से हुआ है। यानी हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से हुई है। अब हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। ठीक, तो क्या लिखोगे? इसके नीचे तीर बना के अर्थ, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। जो शब्द लिया गया है इसका अर्थ क्या है? अन्वेषणों से, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। ठीक, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। ठीक है ना? इन्वेस्टिगेशन करके जो आपने नॉलेज प्राप्त की है वो है इसका अर्थ। यानी अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, ये है हिस्टोरिया का अर्थ। तो आपने क्या देखा अभी तक? आपने परिभाषा देखी और हिस्ट्री किस शब्द से बना है, किस भाषा का है, उसका अर्थ क्या है। एक चीज क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट, इतिहास के जन्मदाता या इतिहास के जनक। ये क्वेश्चन 150 बार पूछा गया हो कम से कम। ठीक है, कुछ बेसिक हो जाए पर हम आपके कंसेप्ट पर आते हैं जो फैक्ट है। इतिहास के जन्मदाता क्या लिखोगे? इतिहास के जन्मदाता। इतिहास के जन्मदाता हैं हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। बड़ा कंफ्यूजन होता है, हिस्टोरिया, हेरोडोटस। अभी इन्होंने किताब लिखी है वो है आपकी हिस्टोरिका। ये तीनों हा से चालू होते हैं और बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इनको आप अभी नोट में अलग से लिख लेना। जन्मदाता कौन है, उत्पत्ति वाला शब्द कौन है और जन्मदाता कौन है? हेरोडोटस है। ठीक, पहले तो आप यहां लिखें। अब हेरोडोटस जो जन्मदाता है या इनको ही जनक कहते हैं, ऑब्लिक में आप जनक भी लिख लें, यहां लिख लें आप जनक। ठीक, अब इन्होंने किताब लिखी है, यानी कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो आप इनके नीचे तीर बना के लिखें, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, और पुस्तक का नाम है, ये भी बड़ा कंफ्यूजन नाम है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। ठीक,
दिख गया। तो देखो हिस्टोरिया, हेरोडोटस और हिस्टोरिका ये किताब है, ये जन्मदाता है, ये हिस्ट्री शब्द की जिससे बना है वो है। तीनों एक से लगने लगते हैं कई बार जब आप ज़्यादा पढ़ जाते हैं या जब हिस्ट्री अपने अंतिम पॉइंट पर पहुंचती है, जब सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, तब यहाँ एक हल्का सा कंफ्यूजन बनता हो। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से क्लियर किया रखो। अब इन्होंने जो ये पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें वर्णन है, एक युद्ध का वर्णन है, यूनान फारस युद्ध का क्रमबद्ध वर्णन इन्होंने किया है, लिखा है। इस वजह से ही इनको जन्मदाता भी कहा जाता है। तो अब जो हिस्टोरी का किताब लिखी है, इसमें वर्णन किसका है वो लिखें आप। तो इसी के नीचे आप तीर बना के लिखें वर्णन क्या है इसमें, या विषय क्या है, वर्णन या विषय। तो है यूनान फारस युद्ध, यूनान फारस युद्ध। ठीक, और ये युद्ध कैसा लिखा है इन्होंने, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास का लेखन किया है। तो ये भी आप ब्रैकेट में लिखें यहाँ नीचे, इस युद्ध क्रमबद्ध तरीके से युद्ध का लेखन किया है इन्होंने, लेखन किया। ठीक, इसलिए इनको जन्मदाता कहा जाता है। अच्छा, जन्मदाता कहा किसने, रोमन दार्शनिक थे सिसरो। इन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा है। ठीक, तो वो पहले आप इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें, पर हम नोट में लिखाते हैं कि इनको इतिहास का जन्मदाता या इतिहास का जनक या पिता की संख्या किन्होंने दी है। तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने इनको, जो हेरोडोटस जन्मदाता है, इन्हीं को इन्होंने फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है और जनक भी कहा है। ठीक, यहाँ तक आपने लिख लिया किताब का नाम और कौन सा युद्ध लिखा है इन्होंने, यूनान फारस युद्ध है वो। ठीक, इसको आप लिख लें। अब लिखेंगे आप एक नोट यहाँ, ये भी पूछा जाता है कि इनको फादर ऑफ हिस्ट्री या जन्मदाता कहा है तो किसने कहा है। तो लिखेंगे आप नोट पर एक, यहीं इसके बाद नोट लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे आप, रोमन दार्शनिक उनका नाम है सिसरो। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या ऑब्लिक ला कर लिख लें, इतिहास का पिता कहा है, इतिहास का पिता की संज्ञा दी है। ये ज़्यादा सही बढ़िया शब्द हुआ कि संज्ञा दी है। ठीक, ये नोट में भले लिखा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो ये भी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, हेरोडोटस। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, हिस्टोरिका, ये भी क्लियर हो गया। क्या वर्णन है, ये भी क्लियर हो गया। और किन्होंने इनको फादर ऑफ हिस्ट्री या पिता की संज्ञा दी है, वो भी क्लियर हो गया, सिसरो ने दी है। सिसरो कौन है, रोमन दार्शनिक है। क्लियर। अब इनके बारे में यानी हेरोडोटस के बारे में कुछ पॉइंट और आप यहाँ नोट में लिख लें। क्या लिखोगे, हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त था। क्या लिखोगे आप, हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या था, हरिदत्त। यहां तक दिख रहा है बोर्ड में, कट तो नहीं रहा वीडियो में, इसको देख ले आप। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त था, ये बोर्ड में दिख रहा है कि कट तो नहीं रहा है, एक मिनट चेक कर ले।
मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, नहीं कट रहा है। अब दूसरा एक पॉइंट और लिख लें यहां। आप क्या लिखेंगे? आप किनके बारे में? एक हेरोडोटस के बारे में एक फैक्ट और लिखना है। अच्छा, जितने भी अभी तक हम लिखा है सब पूछे जाए क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्या लिखोगे? यह यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोल वेत्ता भी है। कौन? हेरोडोटस। तो इनके बारे में लिख लें आप। यह है यूनान के प्रथम, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह यूनान के प्रथम इतिहासकार। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम ये जो भी फैक्ट लिखा रहे हैं डेफिनेशन के बाद, वो हर एक क्वेश्चन पूछा गया है जितना बोर्ड पर लिखा रहे हैं। आप लेक्चर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाएं और देखें। यह यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोल वेत्ता है, थे, भूगोल वेत्ता थे। और इनको आप अंडरलाइन कर लें रेड पेन से। रेड पेन कहाँ है? चलो इसको अंडरलाइन ब्लैक से ही कर लेते हैं। इतिहासकार है और ये भूगोल वेत्ता है। किसकी बात हो रही है? ये हेरोडोटस की। तो ये दो पॉइंट भी आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है। यहां तक क्लियर है आपको? अभी तक हमने क्या पढ़ा है आपको? हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से हुई है, और हिस्टोरिया का जो अर्थ है वो अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है। यूनानी ग्रीक शब्द है, और हिस्ट्री के जो जन्मदाता हैं, हिस्ट्री के जो जन्मदाता या फादर ऑफ हिस्ट्री है, वो आपके हेरोडोटस है। और ये किसने कहा था कि ये हैं? वो रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था। और हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त है, और इसके अलावा ये इतिहासकार है और भूगोल वेत्ता है। क्लियर? अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमें पढ़ना है इतिहास का स्वरूप। अगली हेडिंग डालेंगे इतिहास का स्वरूप। इतिहास का स्वरूप। ये हिस्ट्री जो हम पढ़ा रहे हैं एमपीपीएससी के अलावा आप जो भी एग्जाम दोगे सब में काम करेगी आपकी, क्योंकि वो तो आपकी सिलेबस में है, इसलिए हम उसको पढ़ा रहे हैं। क्या है? भारतीय इतिहास का स्वरूप। तो थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं इसको, बेटा। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास का स्वरूप। ठीक, अब इसको कैसे पढ़ना है देखिए आप। इसको हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। आप भी बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाएं। ठीक, तो पहला लिखेंगे आप प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्रिकल पीरियड या हिस्टोरिकल पीरियड। अब लिखें आप, पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, या इसको आद्य इतिहास लिखे आप, अभी काल ना लिखें, आद्य इतिहास, क्योंकि अभी हम टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। आप चाहो, ये है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, छोड़ दो, नीचे छोड़ दो उसको। ऐतिहासिक काल,
अब इनके बारे में तीनों पर हम अध्ययन करेंगे, या इनमें तीनों में हम अंतर देखेंगे। पहला है, इनमें बेसिक अंतर क्या है, जिसको हम इसका स्वरूप देखते हैं। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य के आधार पर हम तीनों का क्या करेंगे, एक अंतर देखेंगे और तीनों का एग्जाम्पल भी देखेंगे कि तीनों में अंतर है और हम इसमें क्या पढ़ेंगे। जैसे कोई भी हिस्ट्री किंवदंतियों से नहीं लिखी जाती कि हम एक आपको कहानी सुनाएं और वो इतिहास हो गया है। इतिहास के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, हमें एविडेंस चाहिए, साक्ष्य चाहिए, प्रूफ चाहिए है। और प्रूफ दो प्रकार से होते हैं, या तो लिखित साक्ष्य मिले या पुरातात्विक साक्ष्य मिले। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राचीन में मनुष्यों ने यूज किए हैं, क्या किए होंगे, बर्तन, औजार, हथियार, पेंटिंग, पत्थरों पर शिलालेख, सिक्के, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं पुरातात्विक में। या तो ये एविडेंस मिले या इसके अलावा हमें लिखित साक्ष्य मिले, लिखित में कुछ मिले, जैसे रामायण हुआ, बौद्ध ग्रंथ हुआ, जैन ग्रंथ हुए, ये लिखित वाले होंगे। जैसे सिंधु सभ्यता है, लिखित साक्ष्य तो मिले, लिपि वर्ण मिले पर पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो अब यही हमें जो लिखना है, इन तीनों पर ही हम इस पर क्या बताएंगे, आपको अंतर बताएंगे। जैसे पहला देखें, इसमें हमें प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले। पुरातात्विक साक्ष्य क्या हुए, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो मिले, या टिक कर दें आप, एक ही बात है। और लिखित साक्ष्य ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं मिले, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। ठीक, जिसमें लिखित पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं और लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका सबसे बढ़िया और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल यानी माने स्टोन एज, पत्थरों का युग, पाषाण काल, इसी को आप स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका क्या, स्टोन एज और प्रागैतिहासिक काल। अब आते हैं हम किस पे, आदिऐतिहासिक काल में। यहाँ क्या बात हुई, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, पुरातात्विक साक्ष्य तो समझ गए ना, बर्तन, हथियार, औजार, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य मिले। तो यहाँ भी ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, मिले। फिर अच्छा, इतिहास इन दोनों को ही चाहिए होता है, यानी पुरातात्विक हो और लिखित नहीं मिले हैं, इसलिए इसको स्टोन एज, पत्थरों का युग कहते हैं। इन दोनों से ही हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन भी करते हैं। यहाँ लिखित साक्ष्य भी मिले, क्या लिखोगे, भी मिले, या ऐसा लिखें आप, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं और यहां तीर बना के लिखें, परंतु पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसा कौन सा है, ये है आपका सिंधु सभ्यता का। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, सिंधु सभ्यता कौन सा इतिहास है, प्राकृतिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है, तो कौन सा है, आदि ऐतिहासिक काल है, ये है सिंधु सभ्यता। ठीक, अब आते हैं हम ऐतिहासिक काल में। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे, लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और उनको पढ़ा भी जाएगा। तो लिखेंगे आप यहां पुरातात्विक साक्ष्य, तो ये भी क्या हुए, मिले। आप टिक कर लें, इसका मतलब होगा मिले। लिखित साक्ष्य भी मिले। ठीक, और जब लिखित साक्ष्य मिल गए, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते, यानी हम इसमें क्या पढ़ते हैं, वैदिक काल के बाद जितना भी इतिहास पढ़ते हैं हम सब, वो किस में आता है, ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां इतना लिख लें, वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के बाद जितना भी इतिहास पढ़ते हैं आप, वो सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, इसको भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो भी आप यहाँ बना लें। 3 कैटेगरी में कौन कौन सी है, और हमें वहाँ बता दें कि आखिरी में वहाँ दिख रहा है कि नहीं। प्राचीन हिस्ट्री, इसको पेन बदल के थोड़ा सा क्लियर करते हैं आपको।
इसको हम ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ते हैं। प्राचीन काल, इसको एंशिएंट हिस्ट्री कह रहे हैं आप, है ना। इसका समय कितना है, 600 BC से लेके आपका 1712 AD तक। जो भी होगा हम इसको किस में पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर मध्यकाल, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकाल, मध्यकाल का टाइम पीरियड 712 AD से लेके कहाँ तक, 1707 AD तक। ठीक, अब बचा आपका आधुनिक काल, तो 1707 से लेके 1947 तक। तो आप लिखेंगे आधुनिक काल, इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहेंगे। आधुनिक काल 1707 AD से 1947 AD। क्लियर। ये जो प्रारूप आपको दिख रहा है इसी को हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हमें पढ़ना, मतलब हमें कहाँ से पढ़ना है, हम पढ़ेंगे प्राचीन काल से। तो प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ोगे आप। प्राचीन काल में तो अभी हम पहले तो हम ये प्रागैतिहासिक काल करा देंगे आपको। तो प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता हो गया। सिंधु सभ्यता के बाद आपका वैदिक काल, वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म हुआ। फिर मौर्य काल, यही पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। और फिर हुआ गुप्त काल और गुप्त उत्तर काल। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, आपको हमने बोल दिया है तो आप ध्यान रख लें। सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सब हम धीरे धीरे जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर करते रहेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करना है, हमें हिस्ट्री पढ़ाने के पहले आपको हिस्ट्री में AD लिखा मिलेगा बार बार, BC लिखने को मिलेगा आपको इंसेंट तक। तो ये क्या है, BC क्या है, AD क्या है, कैसे आप जैसे आप, अच्छा इंसेंट हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं तो आप RS शर्मा चाहो तो किताब रख सकते हो, NCERT पुरानी वाली हो तो बढ़िया ही है, वैसे तो NCERT ही पर्याप्त है। ठीक, तो हम AD और BC को भी क्या करेंगे, यहाँ क्लियर करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। AD और BC को भी पढ़ लें आप। 6वीं शताब्दी बोला जा रहा है कहीं, तो इसका मतलब होता है 501 से लेके आप 599 की बात हो रही है। 5वीं शताब्दी की प्रभात की बात हो रही है तो 500 से लेकर 550 की बात हो रही होगी, उत्तरार्ध की बोल रहे हैं। तो ये सब आपको हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं। पहले तो आप AD और BC क्लियर करें, आगे हम और चीज़ें भी क्लियर करेंगे। क्या लिखोगे, इतिहास की तिथियां। हेडिंग क्या डालो आप, इतिहास की तिथियां। ठीक, कैसी तिथियां। पहले देखो आप BC इंग्लिश में BC हो रहा है तो हिंदी में क्या लिखा जाएगा, ईसा पूर्व। ठीक, इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं। ठीक, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। अभी पूरा बना रहा है, जैसा बना रहा है वैसा ही लिखेंगे आप। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का है। ठीक, तो BC लिखा हो इंग्लिश में या ईसा पूर्व लिखा हो, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और AD पर आ जाओ, AD में लिखा होता है ईसवी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में रहोगे तो ईसवी लिखा मिलेगा आपको हर जगह।
एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, डोमिनी, एनो डोमाइन, ठीक, एनी डोमिनी, ठीक, दोनों में आप लिख लें। इसको पढ़ते हैं ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही, वर्ष से ही, ठीक। अब वर्तमान में या आजकल क्या हो रहा है, एडी की जगह सीई लिखा रहेगा है, यानी कॉमन एरा, वो भी आप लिख लें। वर्तमान में एडी की जगह क्या आ रहा है, एडी की जगह सीई आ रहा है, इसका मतलब कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक। और बीसी की जगह क्या आ रहा है, बीसी की जगह हो रहा है बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक। एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीए, बिफोर कॉमन एरा। ये तो हो गया, हमने इसकी फुल फॉर्म और हिंदी इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी क्लियर की है। अब आप एक डायग्राम में और देख लें, या इसको मिटा लें फिर दिखा रहे हैं आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमने इसकी इंग्लिश हिंदी क्लियर की है कि बीसी ईसा पूर्व होता है, एडी ईसवी है, जो आपको हर जगह दिखेगी, जो भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या कोई भी किताब पढ़ रहे हो। क्या दिखे जाएगा, आप बनाए, यहां बनाए आप एक, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ईसा मसीह, ठीक। ये ईसा मसीह का क्या है, जन्म होता है। तो जन्म के बाद या जन्म के वर्ष से ही आप बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, जैसे शक संबंध मिलेगा आपको आगे चलकर, ठीक है, वो है आपका 78 एडी। आगे और बढ़ोगे तो आपको मिलेगा हिजरी संबंध, एक हिजरी संबंध, इसका है 622 एडी। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, समय बढ़ता, तो यहाँ तो एडी में कोई दिक्कत नहीं होती, एडी में तो 78 आया, फिर 82 आया, 700 आया, तो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है क्रम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ होती है आपको समझने में, बीसी में होती है। जैसे ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, यानी जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ, तो आप देखें, जैसे मान के चलो कोई 46 बीसी है, 46 बीसी के लिए क्या था, जूलियन कैलेंडर था, तो यहाँ लिख लें, ये भी आपको एक फैक्ट पता हो गया, जूलियन कैलेंडर, ठीक। आगे 58 बीसी, ये क्या है, ये आपका विक्रम संवत है, तो अब देखें आपको क्या लग रहा है, 46 बड़ा है कि 58 बड़ा है, इसमें उल्टा चलता है, यानी लगेगा तो आपको घटता हुआ था, जबकि वो समय बढ़ रहा, यहाँ तो क्लियर है बढ़ता हुआ दिखता है, आपको बढ़ता हुआ दिखता है कि 38 के बाद 622 आया, नहीं बढ़ रहा है। यहाँ क्या होता है, घटता हुआ प्रतीत होता है, घटता हुआ दिखता है, परंतु समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, यानी 58 से 46 जा रहे हैं तो समय बढ़ रहा है। जैसे 400 बीसी लिखा है कहीं, ठीक है, और कहीं लिखा है 280 बीसी, इसका मतलब क्या है, यानी 400 से जा तो 280 की तरफ रहे हो आप, तो समय बढ़ रहा है। कितना वर्ष हो गया, तो आप 120 वर्ष, तो 120 वर्ष तुम्हें क्या लग रहा होगा, यहाँ घट, देखने में तो लग रहा हो घट रहा है। मान लो ये 400 बीसी है और ये लिखा है 280 बीसी, तो आपको क्या लगा कि साहब ये तो घट रहा है,
जबकि यहाँ तो स्पष्ट दिखता है कि बढ़ता हुआ है। नहीं, यहाँ दिखेगा आपको घटते हुए, दिखेगा घटते हुए, परंतु समय बढ़ रहा है। तो मान लो 400 BC कोई घटनाक्रम है और 280 कोई घटनाक्रम आ गया है, इसका मतलब होगा 120 वर्ष हो गए हैं, 120 वर्ष हो गए हैं। ठीक, बस ये है क्लियर अंतर, आपको मतलब डाउट नहीं खाना है आपको। एडी में कोई दिक्कत नहीं होती, एडी में बढ़ता हुआ दिखता है और बीसी में घटता हुआ दिखता है, जबकि घटता हुआ नहीं है, समय बढ़ रहा है। जैसे यही हमने आपको बताया 400 BC से आप 280 BC आए, इसका मतलब 120 वर्ष आप चल आए हैं, यानी 120 समय का इतिहास में टाइम निकल चुका है। क्लियर? और क्लियर ना हो तो कमेंट में लिखें, उसको हम और क्लियर करेंगे। ये है ईसा पूर्व, यहाँ चाहो तो लिख दो आप, लिखाइए BC है वहाँ AD है, तो ईसा पूर्व है ये सब। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने इसलिए बता दिया क्योंकि अब आप हिस्ट्री प्रारंभ होगी और आप AD और BC में ही खेलते रहेंगे। अब बाकी जब हम पढ़ाएंगे तो आपको लिखाएंगे, जैसे कहीं लिखा होगा 5 लाख BC से 1 लाख BC तक का समय है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 लाख जो समय निकल चुका है, तो देख तो घटता हुआ लग रहा है, जबकि बढ़ चुका है, हो चुका है, 4 लाख हो गए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जैसा हमने आपको स्वरूप बनाया था। तो सबसे पहले क्या लिखाया था? प्रागैतिहासिक काल लिखाया था। क्या लिखाया था हमने? प्रागैतिहासिक काल लिखाया था। तो प्रागैतिहासिक काल की क्लास हम अगले वीडियो में करेंगे। एक वीडियो में केवल आपने क्या देखा? हिस्ट्री की परिभाषा, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, वो शब्द किस भाषा का है, उस शब्द का अर्थ क्या है, हिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, जनक कौन है, और उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, और उस किताब में किसका वर्णन है, और उनको फादर ऑफ हिस्ट्री या जन्मदाता किसने कहा, उनके बचपन का नाम, और यूनान के वो प्रथम व्यक्ति जो इतिहासकार भी रहे और एक भूगोल वेत्ता भी रहे, ये बताया। इसके बाद हमने हिस्ट्री का आपको स्वरूप बताया, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल बताया, आदि ऐतिहासिक काल बताया और ऐतिहासिक काल बताया। प्रागैतिहासिक काल में हमने आपको पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य के हिसाब से हमने आपको अंतर बताया, क्योंकि हिस्ट्री किंवदंतियों से नहीं लिखी जाती है, उसके लिए हमें एविडेंस, प्रूफ, साक्ष्य चाहिए है। और साक्ष्य किस प्रकार से होते हैं? पुरातात्विक या और लिखित। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, परंतु लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए उसमें हम पढ़ते हैं पाषाण काल, पत्थरों का युग, जो हमारी कल के टॉपिक होंगे। फिर आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लिखित नहीं मिले, वो है सिंधु सभ्यता, और जिसमें हमें दोनों मिले वो है आपका वैदिक काल। के बाद आप पढ़िए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब में आपको लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलेंगे। ठीक, फिर हमने हिस्ट्री का डिवाइड बताया, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक, और कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्रागैतिहासिक काल, यानी हम पहले स्टोन एज को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम सिंधु सभ्यता को करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।